Hello everyone, welcome to the Quell Quest. Today's video is going to be about the 2020 Nobel Prize winners and their discoveries. So stay tuned to listen and to learn. रिवीजन करेंगे सबसे पहले फाउंडर कौन रहे अल्फ्रेड नोबेल किसके नोबेल प्राइज़ के जिन्होंने किसको इन्वेंट किया था डायनामाइट को भी इन्वेंट किया था। डायनामाइट के अंदर क्या होता है उसका कंटेंट होता है नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिए गए 1901 में कितनी कैटेगरीज में 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। वाई आई हैव रिटन तो 5+1 क्योंकि इनिशियली 5 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, एक बाद में जोड़ा गया जो कि क्या है इकोनॉमिक साइंसेज है। कब जोड़ा गया 1978 के अंदर जोड़ा गया और 1979 में सबसे पहला इकोनॉमिक साइंसेज का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो टोटल कैटेगरी कितनी हो गई 6। इनमें से 5 जो हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और एक जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कहाँ दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ये अवार्ड पोस्टह्यूमसली मतलब कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता। क्यों क्या हमेशा ऐसा था 1974 से पहले पोस्टह्यूमसली दिया जाता था लेकिन उसके बाद से नहीं दिया जाता, बशर्ते सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के अक्टूबर में ये जो है अनाउंस होते हैं और दिसंबर 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगर अनाउंसमेंट के बाद से अवार्ड देने तक अगर किन्हीं की डेथ हो जाती है किसी नोबेल अवार्डी की जिनके लिए अनाउंस हुआ है तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है और एल्स नहीं दिया जाता। और यहीं से मैं आपको अगर कहूँ तो महात्मा गांधी जी की जो एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क है ये बहुत बड़ा कि उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं दिया गया जबकि वो 1948 तक भी लगातार क्या है अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते रहे थे। सो देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच गो ऑन द nobelprize.org www.nobelprize.org। वहाँ पर ऑफिशियल साइट है नोबेल प्राइज़ की, यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर स्टोरी। अब तक 57 वुमेन को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। करेंसी क्या है स्वीडन की स्वीडिश क्रॉन एंड पार्लियामेंट क्या है नॉर्वे की स्टॉटिंग। वाई आई एम टेलिंग दिस क्योंकि हमने क्या देखा कि पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और नॉर्वे की पार्लियामेंट ही गठन करती है एक 5 मेंबर की कमेटी का जो डिसाइड करती है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे दिया जाएगा और इसीलिए पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है ओस्लो में दिया जाता है। अगर आप और डिटेल से इस बात को सारी बातों के अलावा भी कई बातों को जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी के रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गीस। पहले एक बार इनके डिस्कवरीज के बारे में देखते हैं फिर देखेंगे कि याद कैसे करना है कि क्यों मिला इन्हें। फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। कहाँ पर फॉर्मेशन इज अ रॉबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसा इन्होंने कहा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन्होंने दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। अच्छा अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। ऑप्शन है 1913 या फिर 1921 और क्यों मिला था। क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। आप मुझे बताएंगे कहाँ कमेंट सेक्शन में। ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक ऐसा होल है मतलब एक ऐसी स्पेस है एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी लाइक लिटरली नथिंग एट ऑल एस्केप नहीं होता। उसकी ग्रेविटेशन पुल इतना स्ट्रांग होता है कि किसी भी तरह की रेडिएशन नॉट इवन लाइट जो सन की लाइट है वो भी एस्केप नहीं कर पाती है। मतलब कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है ब्लैक होल है। मतलब जैसे हम परमात्मा के लिए फिलोसॉफिकल वे में बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है, तो असल में इसे भी यही कहा जाता है कि इट्स अ सिंगुलैरिटी वेयर नथिंग कैन एस्केप नॉट इवन द लाइट। क्लियर। और जहाँ पर हमारे जितने भी लॉ अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब के सब एग्जिस्टेंस उनकी क्या हो जाती है बेमानी हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल भी उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट इज रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गीज। इन्होंने क्या किया इन्होंने डिस्कवरी करी किसकी एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो कि क्या है ब्लैक होल ही है। कहाँ पर हमारे सेंटर ऑफ गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी क्या है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है मिल्की वे गैलेक्सी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं। ठीक है तो इसमें रिलेशन क्या है हमें कैसे पता कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर ब्लैक होल है। हाउ डू वी गेट टू नो जब इसमें से कुछ एस्केप ही नहीं होता। ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में और अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है कि हम इससे नहीं पता लगाते, हम इसके आसपास जो ऑब्जेक्ट जो स्टार्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो भी मूवमेंट हो रही होती हैं उनसे हम पता लगाते हैं। और ऐसा ही कुछ कर रहे थे कौन रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गीज। और तब उन्होंने क्या पाया कि हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एक क्या है एक कोई बहुत ही ऑब्जेक्ट है ब्लैक होल है। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको याद कैसे करना है तो ये है रिया मैडम। ठीक है हम इनको रिया मैम बोलते हैं। रिया मैम क्या कर रही हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी
हम इसको रेन को स्पेलिंग में हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जो हार्ड मतलब ज़्यादा बारिश हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पर क्या रिया मैम ने क्या उगाया, ब्लैक रोज़ उगाया, ताकि वो उसकी क्या बना सके, पेन बना सके। क्लियर। तो रिया ने रेन हार्ड जब हो रही थी तो रोज़ लगाया, कैसा, ब्लैक, ताकि वो क्या बना सके, पेन बना सके। तो यहाँ से पेन वाली बात अगर नहीं भी याद रखनी तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिया से क्या याद हो गया, एंड्रिया गिस। रोज से क्या हो गया, पेनरोज, रॉजर पेनरोज। एंड रेन हार्ड से क्या हो गया हमारा, रेन हार्ड गेंसल। अब ब्लैक से क्या हुआ, ब्लैक होल। और ब्लैक होल से दिमाग में क्या आना चाहिए, फिजिक्स। तो सिर्फ नाम ही नहीं याद करने हम लोगों ने, हमने ये भी याद करना है कि कौन सी कैटेगरी है। पता लगे नाम याद कर ली, कैटेगरी याद ही नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री, इमैनुअल कार्पेंटियर एंड जेनी ए डॉडना। तो इन्हें किस लिए मिला, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। अब सबसे पहले एक बार ये देखेंगे जीनोम एडिटिंग क्या है। एडिटिंग तो आई होप सब जानते होंगे। अगर मान लो आपने कुछ भी बनाया है और आपको उसमें से कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उसको एडिट कर दो, हटा दो मतलब कि, है ना, या फिर उसको एडिट करके रिप्लेस कर दो, हम कुछ भी कर सकते हैं काटने के बाद। तो अब इन्होंने ऐसा ही काम कहाँ किया है, जीन्स में किया है। जीन क्या होते हैं, हमारा जेनेटिक मटीरियल। व्हाट इज़ जेनेटिक मटीरियल, जो मदर और फादर से हमें बिल्कुल शुरुआती में मिलता है, वही हमारा क्या होता है, डीएनए, जो उसी से हम लोग क्या होता है, जन्म होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का। क्लियर। तो यही चीज़ हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिर्फ अच्छी बातों के लिए ही नहीं, कई बार हमारी डिजीज़ के लिए भी यही जीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक डिजीज़ जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां बन चुकी हैं। और इनका सोल्यूशन जो है मिल नहीं रहा था, जो कि इन्होंने निकाला। कैसे निकाला पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है ना, बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी से हैं। तो बैक्टीरिया को देखा इन्होंने कि जो वायरस होता है ना, उसके अगेंस्ट वो कैसे लड़ता है। तो वो क्या करता है, इस वायरस का जो जेनेटिक मटीरियल है ना, उसी के अंदर अपनी सीजर लेके क्या कर देता है, काट छाट कर देता है, और उस जीन को ही बाहर निकाल देता है जो उसको परेशान कर रहा था। तो यही तरीके को क्या किया, इमैनुअल एंड जेनी ने क्या किया, हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए नॉर्मल यूज़ करने का तरीका निकाल दिया। एंड दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट दे हैव डन, बिकॉज यहाँ से क्या होगा, बहुत जैसे कैंसर जैसी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, उनके लिए हमें बहुत ही अच्छा इलाज मिलेगा। जैसे कि अच्छी नई नई क्रॉप्स हमें देखने को मिलेंगी, हम बेहतर तरीके से, हालांकि इसका थोड़ा बहुत मिसयूज़ भी हो सकता है, बट देर इज़ स्पेसिफिक गाइडलाइन विच इज़ गिवन देयर इन द नोबेल प्राइज़ देते वक्त भी इस बात को ध्यान रखा गया है। एनीवेज, तो याद कैसे करेंगे हम लोग, जेनेटिक सीजर्स, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कैची है इनके हाथ में, और ये क्या आपका डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए का स्ट्रैंड कैसे होता है, डबल हेलिकल होता है। किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्होंने बताया है, वॉटसन एंड क्रिक। क्या बताया इन्होंने, कि जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि ना ऐसे गुथा हुआ, जैसे चोटी होती है ना, दो दो को अगर ऐसे ऐसे गुथ देंगे हम, तो जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्लियर। तो ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो जेनी आंटी क्या कर रही हैं, कैची लेके डीएनए को की काट छाट करी, एडिटिंग कर, तो जीनोम एडिटिंग कर रही हैं। याद कैसे करेंगे, या तो आप इसको ये 4 जो है ना, इनसे याद रख लो, 4 को, कि जेनी आंटी ने क्या कर रही हैं, वो ये 4 डीएनए को क्या कर रही हैं, काट रही हैं सीजर से। या फिर आप ऐसे याद रख लो, कारपेंटर से याद रख लो। कारपेंटर क्या करता है, काट छाट करता है ना। तो जेनी आंटी डीएनए की कारपेंटर है। क्लियर। यहीं से याद रखते हैं, जेनी जो है वो क्या है, वो डीएनए, यहाँ पर दिख रहा है आपको डीएनए, डीएनए की क्या है, कारपेंटर है। ऐसे इसको याद रखते तो जेनी, डीएनए से जेनिफर डॉडना हो जाएगा, और कारपेंटर से, वैसे तो कारपेंटर्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं, इट्स अ फ्रेंच नेम, सो द प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट, सो पार्डन मी, इमैनुअल कार्पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉगटन एंड चार्ल्स एम राइस। इसके लिए बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही सिंपल है। हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए नहीं मिला, ए और बी का हमें पहले से ही पता था। हेपेटाइटिस क्या करता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और बहुत ही मतलब डेंजरस बीमारी है, इलाज नहीं मिल रहा था। पहले तो सी वायरस का ही नहीं पता था कि सी बी कैसे होता, कैसे, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो माइकल अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, कटाई कर रहे हैं, किसकी, क्रॉप की हार्वेस्टिंग, कौन सी क्रॉप की, राइस की। तो सिंपल है, माइकल अंकल हार्वेस्टिंग राइस। तो माइकल से हो जाएगा माइकल हॉगटन, हार्वेस्टिंग से हो जाएगा हार्वे, और राइस से हो जाएगा चार्ल्स एम राइस। और ये भी याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी को इजाद किया, उनके लिए डिस्कवरी की, तो कैसे किया उन्होंने, राइस को लैब में ले जाओ, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ इस पर करके देखा, और हेपेटाइटिस सी की उन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी कर दी। और जैसे ही मेडिसिन की बात हो रही है, इससे क्या बना दी, दवाई बना दी हेपेटाइटिस सी के लिए, तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी याद रह जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिटरेचर, लुई ग्लक, किस लिए मिला, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस
दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से ये लेखक हैं और इसीलिए इन्हें कैमिला लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है। तो कैसे याद रखेंगे हम? एल से याद रखेंगे इसको, एल से लिटरेचर, एल से लुई, और ग्लक में भी क्या आ रहा है? एल आ रहा है, बस सिंपल। नोबेल पीस प्राइज़ की बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, किस लिए? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? हंगर से कॉम्बैट की है, लड़ाई करी है, उसको हराया है। कहाँ पर? बहुत सारे जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पर, और खाना प्रोवाइड करके और खाना प्रोड्यूस करने के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, ताकि हंगर को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कराना जा सके। किसके लिए? फॉर द वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देखें तो इसका गठन कब हुआ, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1961 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। किस लिए हुआ था? यूनाइटेड नेशंस के कुछ सस्टेनेबल गोल्स जो हैं इन्होंने वो सेट कर रखेंगे, जिन्हें ये इन्हें पाना है। सस्टेनेबल गोल एक कौन सा है? उन्हीं में से एक है टू इरेडिकेट हंगर, टू इरेडिकेट हंगर, और उसी गोल को पाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करता है, और इसीलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि किसी की भूख को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर देखा जाए, फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है वो क्या होती है? वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। अगर आपके सामने खाना, मतलब आप भूखे हो बहुत दिनों से, और आपको एक ऐसा काम करने को बोल दिया जाए और कहा जाए कि इसके बदले में वो खाना मिलेगा, तो चाहे वो काम कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, आपको अगर नॉर्मल कंडीशन में कितना ही बुरा क्यों ना लगता हो, आप वो करेंगे। और इस तरह से हंगर को क्या एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और थैंकफुली बचा लिया। तो याद कैसे करेंगे? खाने से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है, पीस मिलती है ना? तो खाना मतलब फूड और पीस मतलब नोबेल पीस प्राइज़, तो याद रख लेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। इकोनॉमिक साइंसेज की अगर बात करी जाए तो पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, किसके लिए? फॉर द इम्प्रूवमेंट टू द ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। ऑक्शन क्या होती है? नीलामी होती है, चीज़ों की बिक्री और ख़रीदारी होती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मैक्सिमम प्राइस पर बेचना पसंद करते हैं और मिनिमम प्राइस पर ख़रीदना पसंद करते हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो चले आ रहे थे ऑक्शन के, तो इन्होंने क्या किया? दोनों ने उसको स्टडी किया और वहाँ से इन्वेंशन करी, एक नई थ्योरी की, और उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताया। ठीक है, और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जैसे जैसे हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, बेसिकली फ़िलहाल एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेट से लेकर, और सारा का सारा टेक का टाइम निकल के आ रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रही है? जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या, जो अनटेंजिबल हैं, जो मटीरियलिस्टिक नहीं है एक तरीके से, जिनको मतलब समझ रहे हैं ना, तो इनका ऑक्शन करना बहुत मुश्किल था। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो फेल हो रहे थे यहाँ पर आके। तो ऐसी ही चीज़ों को ऑक्शन करने के लिए एक नया फॉर्मेट इन्होंने दिया है, पॉल ने एंड रॉबर्ट ने। याद कैसे करेंगे? देख लेंगे, ये पॉल जी हैं, ये रॉबर्ट हैं। दोनों बोले कि यार चल ना ऑक्शन थ्योरी के बारे में बात करनी है, कहाँ मिले? तो उन्होंने कहा इको नाम का एक कैफ़े है, चल वहाँ पर मिल विल लेंगे। क्या कर लेंगे? मिल विल लेंगे। अगर रॉबर्ट और पॉल ना भी याद रहे तो सिंपल याद रख लो कि ऑक्शन थ्योरी को डिस्कस करने के लिए है ना, यहाँ पे क्या किया? मिल विल लेते हैं अपने दोस्त के साथ। कहाँ पर? इको नाम के कैफ़े में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप मैं कुछ आसान बना पाई होंगी आपके लिए इन चीज़ों को याद करना। Stay tuned for more such videos and consider subscribing to my channel if you really like the content and support me. Thank you.